भाई गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। कैसे हालचाल है? बढ़िया है सबके? ओके। लास्ट टाइम क्या किया था हमने? आज का कार्यक्रम शुरू तो करना है, पर लास्ट टाइम का एक बार ब्रशअप मार लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी थी हमने, एंड ये देखा था कि पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है और नेगेटिव में अंदर घुसती है। तो पॉजिटिव से बाहर निकलना और नेगेटिव के अंदर घुसना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मूलभूत उसका काम है। तो इस तरह भी बनाई जा सकती है, इस तरह भी बनाई जा सकती है, यों भी जाएगा, यों रिटर्न आएगा, यों भी जाएगा, इधर से रिटर्न आएगा। सो इन शॉर्ट, प्लस क्यू में से फील्ड लाइन को निकलना है और माइनस क्यू में घुस जाना है। अगर दोनों प्लस क्यू होते, दोनों लाइक चार्जेस होते, तो दोनों बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काट डालते, तो बीच के रीजन में होते ही नहीं। ओके। अच्छा, अगर तुमको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, सपोज ये पॉइंट पी पे, तो टेंजेंट मारेंगे, तो टेंजेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निश्चित हो पाएगा। ओके। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस like two streamlines can never intersect each other. Crowded field lines indicate strong field and sparsely spaced field lines indicate weak electric field. और कोई एक चीज थी, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। ओके, सो दिस वाज द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा डाइपोल, बहुत बढ़िया चीज थी डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई थिंक आई चेंज माय ब्लू पेन। So what was an electric dipole? A system of two equal and opposite charges separated by a finite distance. So this is plus q, this is minus q, इस तरह हमने रखा है दोनों को, और बीच में डिस्टेंस 2a. This is the dipole और ये मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने डिफाइन किया, p बार is q into 2a bar. Alright, P bar is Q into 2A bar. SI unit will be coulomb meter and direction of P bar is from negative Q to positive Q. बराबर? P bar is from minus Q to plus Q. फिर हमने दो चीजें डिफाइन करी, एक एक्सिस और एक इक्वेटर। तो ये जो है, ये लाइन जो डाइपोल के दोनों चार्जेस के थ्रू पास होती है, that is called the axis of the dipole, and this line which was like perpendicular to the axis was called the equator of the dipole. Now the electric field at a point on the axis, बहुत ही बढ़िया सा चीज था ये, E bar on the axis is 2kpr over r square minus a square the whole square into p cap, and if your r is much greater than a, then E on the axis, E bar on the axis, r उड़ जाएगा 2kp over r cube into p cap. Remember this one thing though, this may be the more famous equation, but कभी कभी r और a comparable हो ना, तो ये यूज करना ज्यादा जरूरी होता है। सो ऑलवेज फाइंड आउट कि क्या r कंपेरेबल टू a है। इफ r इज मच ग्रेटर देन a, तो ही ये वाला इक्वेशन यूज करें। तो ये हो गया ऑन द एक्सिस, एंड सेकंड इज ऑन द इक्वेटर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर, वेरी लवली आइडिया। E बार माइनस के पी ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल रेज टू 3/2, and if r is much greater than a, तो ये स्क्वायर उड़ जाना है, तो E बार इज माइनस के पी बाय आर क्यूब इंटू पी कैप। ऑलराइट, सो इक्वेटर पे एक ही के पी, वो भी माइनस, और एक्सिस पे 2 के पी, एक्सिस पे 2 के पी, इक्वेटर पे एक ही के पी, बट वो भी कैसा? माइनस। तो याद रखिएगा ये, आई थिंक ये हमने लास्ट टाइम किया था। और आज अपने को डाइपोल के साथ रिलेटेड लास्ट टॉपिक देखना है कि अगर इस डाइपोल को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो क्या आलम होगा, क्या रिएक्शन होगा उसका। सो दिस टॉपिक इज कॉल्ड बिहेवियर ऑफ द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किस तरह बिहेव करेगा।
लेट शो यू, सब कुछ डायग्रामेटिक ही है। अब मेरे को कोई पूछेगा सर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई नॉन यूनिफॉर्म भी होता है? हाँ होता है ना, दोनों बातें बताऊंगा। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू हर पॉइंट पे सेम होती है। सो कैन यू सी, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार, एंड तुम कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे पॉइंट यहां ले लो या यहां ले लो या यहां ले लो या यहां ले लो, कोई भी पॉइंट पे यहां 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 यहां, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इज सेम। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यूनिफॉर्म फील्ड इज यूनिफॉर्म if its value, if its strength at each point is same. Okay, मतलब यहां भी E, यहां भी E, यहां भी E, यहां भी E, वैल्यू हर जगह सेम है। ऐसे इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रख छोड़ा है हमने, दिखा देते हैं डाइपोल को। ये रहा तुम्हारा डाइपोल। भाई डाइपोल ठीक तो है, ठीक तो लग रहा है ना? ओके, ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस तो आप जानते ही हैं 2a, और ये तुम्हारा मिड पॉइंट जैसा लग रहा है ना ये ओ। भाई सर अब क्या होगा? डू वी रिमेंबर? Do you still remember? Yes. No, don't tell me yes sir. Never tell me yes sir. Tell me the equation. F bar is QE bar. अर्थात if a charge Q is placed in an electric field E bar, it will experience a force. अब तो पूछोगे सर ये वाला फंडा यहां कैसे बैठेगा? इसको देखो, isn't this a plus Q charge? And isn't it placed in this electric field? Isn't this a minus Q charge? Isn't it placed in an electric field? Yes. And if the answer is yes, then don't you agree they will experience force? अरे बेटा अभी शादी हुई नहीं और तू फेरे लगाने की बातें कर रहा है। पहले पसंद तो आ जाए, फिर आ जाएंगी बातें सारी। प्लस क्यू पे फोर्स लगेगा, ये पता है, किस डायरेक्शन में लगेगा जी? वेरी गुड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, इसको अपने ब्लू में नहीं बनाते, रेड में बनाते हैं। आई लव रेड, वेरी फायरी कलर। एंड दिस फोर्स वुड बी QE बार। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ऑपोजिट। Wow, and this is minus QE bar. And as my man says, aren't these two equal and opposite forces separated by a finite distance? Isn't this going to be a couple? Fair enough. People, you understand the idea of a couple? Two equal and opposite forces separated by finite distance. और ये कपल हो गया। और कपल करता क्या है? It gives rise to torque, due to which this will perform rotational motion. बराबर है? टोइंग करके घूमेगा। इन शॉर्ट ये डाइपोल ऐसा जाएगा, ऐसा घूमेगा, टकाएंगे, ऐसा आ जाएगा। ये उसका फाइनल पोजीशन होगा जिसमें प्लस क्यू ऊपर, माइनस क्यू नीचे। सो लेट अस राइट ऑल दैट नाउ। या टेल मी। I'm sorry, I couldn't understand that. What was that? नहीं, इसमें तो कोई चार्ज, इसमें कपल मतलब क्या?
दो फोर्सेस इक्वल ऑपोजिट और दोनों के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस, जैसे इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो ये कपल बन गया। एंड कपल कोई भी जगह पे रोटेशनल मोशन ही तो क्रिएट करेगा। फेयर इनफ। मुद्दा डाइपोल का है ही नहीं। अब तूने डाइपोल का मुद्दा लेकर के ये देखा कि इसमें फोर्स ये पड़ गया, इसकी वजह से फोर्स ये पड़ गया, अब फोर्सेस का मुद्दा आ गया। अब डाइपोल का कोई फंडा ही नहीं रहता। अब ये घूमेगा जैसे कोई भी चीज घूमती है, शुंग ऐसा घूमेगा ये। ओके, सो देयर आर टू फोर्सेस, QE bar on charge plus Q and minus QE bar on charge minus Q. These are two equal and opposite forces separated by a finite distance, and they constitute a couple, or couple which gives rise to torque. And produces rotational motion. अच्छा, बिफोर आई वेंचर ऑन टू फाइंडिंग आउट द टॉर्क, सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई पी बार किस डायरेक्शन में है? माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये है ना पी बार। पी बार के डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एंगल, लेट अस कॉल इट थीटा। इस एंगल को हम थीटा नाम देते हैं, क्योंकि यही से तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। सो सबसे पहला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस is 2a sin थीटा। अब जैसे ही मैं ये लिखता हूं ना, कोई ना कोई जरूर खड़ा हो जाता है, सर ऐसा कैसा, है ना भाई। इतना a है, ये थीटा है, डोंट यू एग्री? दिस इज a cos थीटा, दिस इज a sin थीटा, दिस मच, है ना। उसी तरह ये भी a sin थीटा, ये इक्वल है सेम दोनों, तो ये भी a sin थीटा, ये भी a sin थीटा, a sin थीटा प्लस a sin थीटा, 2a sin theta. And what is the torque due to couple? I hope somebody remembers. It is magnitude of force. क्या आप लोग इतना नीचे पढ़ पा रहे हैं? क्या इतने नीचे पढ़ पा रहे हैं आप लोग? Magnitude of force into perpendicular distance between the two forces. अब इसका भी मैग्नीट्यूड QE, इसका भी मैग्नीट्यूड QE, तो ये उड़ा रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड हो गया QE एंड दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल चुका है मुझे 2a sin थीटा। तो टॉर्क टाउ QE into 2a sin theta. See something you remember? How much is Q into 2a? P. R क्या होता है? But Q into 2a is P. So tau, torque tau is PE sin theta. क्या बात है सर जी, बहुत बढ़िया इक्वेशन। So torque tau is PE sin theta. P is dipole moment, E is the value of the electric field and theta is the angle between E bar and P bar. ये P के ऊपर बार काहे नहीं लगाया? Fair enough. So yeah. अच्छा, तो फिर से देख लेते हैं जी, और क्या। ये फिर से डायग्राम बना रहा हूं मैं, जिसमें सिर्फ ये थीटा है, ये ए है।
मैं इसको पीछे खींच रहा हूं, इसको भी पीछे खींच रहा हूं और इन दोनों को जोड़ रहा हूं। इसको कहते हैं O, इसको कहते हैं A, इसको कहते हैं B। अच्छा, इन ट्राइंगल, अच्छा, डोंट यू अग्री इफ दिस इज थीटा दिस विल ऑल्सो बी थीटा? Heath, you are looking at this? Yes, sir. अच्छा, can you tell me in triangle OBA, OBA, what will be sin theta, sir? OA upon So OA, isn't it OB sin theta? And how much is OB? Isn't it A? A. तो ये OA तेरा हो गया A sin थीटा, OA डैश भी हो गया तेरा A sin थीटा, तो AA डैश जो तेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज AA डैश, isn't it A sin थीटा प्लस A sin थीटा टू A sin थीटा? Yes, sir. एकदम अग्रीएबल, कोई दिक्कत नहीं जरा भी। ये उड़ा दो डायग्राम। Yes, sir. Okay. Okay. So tau is PE sin theta, and in vector form, क्योंकि टॉर्क, yes, tau bar is P bar क्रॉस E बार, जिसका मैग्नीट्यूड होता है PE sin थीटा, ये है, एंड डायरेक्शन में P बार क्रॉस E बार, तो ये ऐसा घुमाएगा इस डाइपोल को। सो दिस डाइपोल फाइनली अलाइंस in the direction of the electric field. In this position, भाई ये घूम के क्यों आ गया? थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0. In this position theta is 0, so torque is also 0. This is equilibrium position. अब ये ऐसे घूम गया ना, इसके बाद अब हिलेगा नहीं वो, तुमको हिलाना पड़ेगा तभी ये हिलेगा, बाकी अपनी वजह से नहीं हिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हिल के घूम के यो आ गया। अच्छा, इस सिस्टम का नेट फोर्स कितना है बंधु? हाउ मच इज प्लस QE बार माइनस QE बार? And as a result, because the net force is 0, will there be any linear motion? No, sir. Linear motion will not. So as net force is 0, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि since as the net force on the dipole is 0, there will be no linear को हम ट्रांसलेशनल भी कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नो ट्रांसलेशनल मोशन, ओनली रोटेशनल मोशन। कहा हो गया? ओनली रोटेशन, नो ट्रांसलेशनल, ओनली रोटेशनल। रोटेशनल मोशन का टॉर्क है टाउ बार इज P बार क्रॉस E बार, जिसका मैग्नीट्यूड टाउ इज PE साइन थीटा। और याद रखें, आई थिंक ये ब्लू में लिखना चाहिए, थीटा इज एंगल बिटवीन P बार एंड E bar. So what I want you to do is, I want you to write these two equations, this one, and I want you to also write this angle theta. अच्छा, second topic is non-uniform field. जी Sir, uniform electric field possible कैसे है? कैसे है मतलब? सर, डिस्टेंस बढ़ता है तो फील्ड कम होती है ना? पर डिस्टेंस बढ़ता है तो फील्ड कम होती है, तो कितने लंबे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं उसके ऊपर है ना, तूने किस टाइप का चार्ज सिस्टम रखा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रखा है, उसके ऊपर है ना। अगर तेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा है, स्ट्रांग है, तो थोड़े आगे डिस्टेंस जा करके ही फील्ड चेंज होगा, बाकी फील्ड चेंज नहीं होगा।
बराबर। तुझे याद है अपन ने एक सम देखा था, मैं इसको उड़ा देता हूं। आई थिंक दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में ये एक प्लेट थी और ये एक दूसरी प्लेट थी, और ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, ऐसा था। और ये डिस्टेंस कितना था याद है ना, 1.5 सेंटी। इतने छोटे डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। यू अंडरस्टैंड? ये छोटा सा डिस्टेंस है, तो इस छोटे से डिस्टेंस में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नियरली सेम मानी जा सकती है। ऑलराइट, सो लंबे डिस्टेंस पे शायद ये इशू खड़ा हो, बाकी छोटे डिस्टेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ आई हैव व्हाट इज कॉल्ड अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। By non-uniform, acha, I'll give you a couple of seconds to just write this down, please. Write this down. भाई नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ऐसा होता है जिसमें डायरेक्शन तो एक ही होती है, बट अलग अलग पॉइंट्स पे फील्ड की वैल्यू चेंज होती जाती है। सो फॉर एग्जांपल, अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इज सच in which the value, the strength of the electric field keeps on changing. It is not constant. It keeps on changing. For example, suppose electric field ऐसा माना जाए, suppose ये ऐसा field है, and I say this is a non-uniform field. तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब है, सपोज मैं कुछ 2-3 पॉइंट पकड़ रहा हूं, लेट अस से दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। तो P पे वैल्यू होगी 10, Q पे वैल्यू होगी 15, R पे वैल्यू होगी 20, S पे वैल्यू होगी 25 न्यूटन पर कूलम। जैसे जैसे आगे जा रहे हो फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है, या वॉट एवर बी द केस। इन शॉर्ट, कैन यू सी द वैल्यू इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट? फेयर इनफ। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इट विद दैट सिचुएशन वेरिन लास्ट टाइम हमने देखा था P पे, Q पे, R पे, S पे, सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी? सेम। दैट वाज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब ऐसे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जब तुम डाइपोल को रखोगे, व्हेन अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ कोर्स, इज केप्ट इन सच अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, याद रहे यूनिफॉर्म फील्ड में प्लस QE बार माइनस QE बार नेट फोर्स क्या था? 0। पर इसमें दो अलग पॉइंट्स पे दो अलग फील्ड होने से क्या नेट फोर्स 0 होगा? नहीं। सो व्हेन डाइपोल इज केप्ट इन सच अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू नॉन जीरो फोर्स, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब लीनियर मोशन, अलोंग विथ रोटेशनल तो होगा ही। सो इस बार रोटेशन भी है और लीनियर भी है। यूनिफॉर्म फील्ड में मात्र रोटेशनल था, लीनियर नहीं था। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रोटेशनल तो है ही, साथ में लीनियर भी है। और याद रहे, व्हेन डाइपोल अलाइंस विद द फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, जब भी डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन होता है, टॉर्क 0 हो जाता है। टॉर्क बिकम्स 0 एंड रोटेशनल मोशन स्टॉप्स। बट रोटेशन स्टॉप भी हो गया तो लीनियर स्टॉप होगा नहीं, बट लीनियर मोशन विल कंटिन्यू, क्योंकि लीनियर मोशन का बेस यही है, अनइक्वल फोर्सेस एट 2 पॉइंट्स।
जिसकी वजह से लीनियर मोशन चलता ही जाएगा, डाइपोल आगे बढ़ता ही जाएगा। ऑलराइट, सो दोनों मोशन होंगे एंड जब डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन हो जाएगा तो रोटेशन जीरो बट ट्रांसलेशनल चलता ही जाएगा ड्यू टू नॉन जीरो फोर्सेस एट बोथ पॉइंट, नॉन इक्वल अनइक्वल फोर्सेस एट बोथ द पॉइंट्स, ये चलता ही जाएगा। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। कैन आई टेक दिस ऑल ऑफ नाउ? लेट मी शो यू टू एग्जांपल्स। फर्स्ट केस, ये डाइपोल है और इस तरह रखा है माइनस क्यू प्लस क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरफ बढ़ रहा है। ई बार इंक्रीजेस अलोंग दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। तो सबसे पहले मेरे को बताओ कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, पॉइंट प्लस क्यू पे या माइनस क्यू पे? सो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है हाई एंड यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है लो। प्लस क्यू पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड माइनस क्यू पे फोर्स कैसा होगा? अच्छा, कौन सा फोर्स बड़ा होगा, एफ प्लस या एफ माइनस? Very good. As electric field on positive Q is greater than electric field on negative Q, therefore F plus greater than F minus. ये डाइपोल किस तरफ बढ़ता जाएगा? So dipole moves in the direction, along the direction of E bar. अच्छा, अगर इसका मैं परिस्थिति उल्टा कर दूं तो ऐसा कैसा सर? आई एम टेकिंग दिस ऑफ। नहीं, ई बार को जैसा है वैसे ही रख रहा हूं, मैं डाइपोल को उल्टा कर रहा हूं। मैं ई बार की परिस्थिति में खास बदलाव नहीं लाना चाहता। ये रहा increases along, मैं पलटी मारने को बोल रहा था और आप है कि पलटी नहीं मरवा रहे हो। अच्छा, कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा, प्लस क्यू पे या माइनस क्यू पे? वेरी गुड। तो यहां हाई ई बार और यहां लो ई बार। अच्छा, ये प्लस क्यू पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा श्रीमान? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड। एंड माइनस क्यू पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? ऑपोजिट। भाई सर्वप्रथम तो यह जानना आवश्यक हो जाता है कि कहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई प्लस या ई माइनस? Very good. E minus greater than E plus. So don't you agree? Therefore, F minus मतलब इस तरफ का फोर्स हाई है तो डाइपोल किस तरफ मूव करेगा? So dipole moves in the direction opposite to electric field E bar. इस तरफ बढ़ता जाएगा। दिस इज द आइडिया ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई शक? नो शक। अच्छा, आज मैं एक पर्दाफाश करने वाला, एक राज खोलने वाला हूं। कौन सा राज? यू रिमेंबर वो कंघी वाला आइडिया, बालों को कंघी करना और उसको, या स्केल वाला, स्केल से बाल को रब करना एंड ब्रिंगिंग इट नियर पीसेस ऑफ पेपर, या एक्सपेरिमेंट। आज पता चलेगा कि वो पीसेस ऑफ पेपर चिपकते क्यों है स्केल को या कंघी को। इसी फंडे की वजह से है, याद रखिएगा। मैं आई एम टेकिंग दिस ऑफ सो आई कैन ड्रॉ द डायग्राम। ओके,
है ना? Yes, sir. ओके। अच्छा, जब तुमने कंघी को बाल के साथ रब किया, डोंट यू अग्री बाल लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड कंघी गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स? ऑलराइट, सो ये है एक्सपेरिमेंट ऑन पीसेस ऑफ पेपर। Pieces of paper being attracted to a charge comb. Okay, so first shot, comb is rubbed with hair, with dry hair, so comb gains electrons and it becomes what type of charge? Negatively charged? Yes. Okay, now my first diagram. I am bringing this comb, this is a comb. मैं इसको एक रावण का comb बना देता हूं. Okay, this is your negatively charged comb, and this comb is being brought near this pieces of paper. ये पीसेस ऑफ पेपर जो है ना, वो सारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. ओके, पर जैसे जैसे ये नेगेटिवली चार्ज कंघी में इस तरफ लाता हूं, ये न्यूट्रल में से कौन सा चार्ज इस तरफ आएगा कंघी की तरफ? पॉजिटिव. सो थोड़ी देर बाद ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, डायग्राम नंबर 2, जिसमें पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर. ये मूंगफली नहीं है, लोग बोलते क्या है सर मूंगफली, ये थोड़ा कंगा. तो यो नजदीक ला रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, इससे अट्रैक्ट हो गया, और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया. डोंट यू सी के फ्रॉम बीइंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नो डाइपोल मोमेंट, सडनली इट हैज बिकम अ डाइपोल. दिख रहा है आपको? सो इट बिकम्स डाइपोल मोमेंट आ जाती है इसमें, पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ. एंड अब ये कंघी तुम धीरे धीरे इसके नजदीक ला रहे हो, क्योंकि अगर ऐसे रखते तो इट वुड हैव बीन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बट बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग इट नियर टू द पीसेस ऑफ पेपर, यू अग्री इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ, because we are bringing the comb nearer to the pieces of paper, so it is a non-uniform electric field. Comb is being brought near the paper, so it is a non-uniform electric field. And ऐसे डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है. यू रिमेंबर, अभी थोड़ी देर पहले किया, व्हेन अ डाइपोल इज केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, इट परफॉर्म्स बोथ रोटेशनल मोशन एज वेल एज लीनियर मोशन. तो सबसे पहले जैसे तुम कंघा लाते जा रहे हो, ये डाइपोल पहले तो अलाइन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड अलाइन होने के बाद ये रोटेट हुआ, और उसके बाद ठीक लीनियर मोशन करके चिपक जाएगा इसके साथ. सो डायग्राम नंबर 3, ये कंघा काफी नजदीक आ चुका है. सर ये कंघा बड़ा क्यों होता जा रहा है? भाई कंघे की मर्जी. अच्छा अच्छा अच्छा, वो धमाल के जैसा ये सिलोली सिलोली बड़ा हो रहा है. आपने देखा, ये ऐसे थे और ऐसे टुक टुक ऐसा रोटेशन हुआ इन सबका, वैक वप वप वाह. एंड अब रोटेशन होने के बाद अब लीनियर मोशन होगा, और ये कंघे के पास चिपक जाएंगे रे बाबा. जी
अरे तू ये समझ, सपोज जैसे मैं तेरे को बताऊं, ये कंघा है, ठीक है, एंड ये कंघा, तू ये पीस ऑफ पेपर है, तू इसके नजदीक लाए जा रहा है, तो जैसे ही तू लाएगा ना, सबसे पहले ये इन द डायरेक्शन अलाइन होगा, ऐसे फड़फड़ाएगा और इन द डायरेक्शन अलाइन होगा, और जैसे ही तू और कंघा नजदीक लाएगा चिपक गया। सो अगर तू इसको फास्ट में देख रहा है तो ये पीस ऑफ पेपर पड़ा, तेरे को लगा हाँ यार क्या मस्त, चिपक गया, क्या चिपका है, फर्स्ट क्लास। बट जब तू इसको ब्रेक डाउन करेगा इस एक्शन को, तो सबसे पहले तो ये पीस ऑफ पेपर में डाइपोल इंड्यूस हुआ, डाइपोल बना, ये स्लो मोशन में चल रहा है, आज डूब जाऊं तेरी आंखों के ओसन में, स्लो मोशन में देखा आपने, अलाइन हुआ और फिर चिपका। तुमको ये फास्ट मोशन में दिखता है, ये स्लो मोशन में है, क्या बात, बराबर है। सो तुमको समझ में आया क्या हो रहा है, कि तुम सिर्फ हाथ और ये पेन देख रहे थे, क्या कर रहे हैं दोनों मिलके, ये कंघा था और ये पीस ऑफ पेपर था, ये पहले रोटेशनल मोशन में फड़फड़ाया और फिर ठाक जाके चिपक गया, इसको बराबर चिपक गया। सो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल दोनों करता है, रोटेट भी करता है और लीनियर मोशन भी करता है। सो रोटेट करेगा एंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन हुआ ना, फिर लीनियर मोशन करता जाएगा। इज दिस डायग्राम एब्सोल्युटली क्लियर? आज ये समझ में आया कि क्या हुआ कंघे के साथ और पीसेस ऑफ पेपर के साथ? ऐसा सोचा था कभी बचपने में? नहीं, ऐसा सोचा नहीं था। सो आज ये पता चला कि कोई एक सिंगल चीज नहीं है, सिंगल चीज से पता नहीं चलता। पेपर न्यूट्रल है, उसमें से डाइपोल इंड्यूस होता है, डाइपोल इंड्यूस होने के बाद नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता, जिसमें ये रोटेशनल मोशन करता और फिर लीनियर मोशन करके ये कंघे को चिपक जाता है। दिस इज द आइडिया बिहाइंड। यस यस यस, टेल मी। सॉरी, राइट हैंड, गीले बाल में पानी भी है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी नहीं दे देंगे तुमको। या तेल वाले बाल में, तेल वाले बाल में या गीले बाल में इलेक्ट्रॉन्स पानी के साथ चिपके हुए हैं। तेरे बाल के ऊपर पानी है या तेल है, तो तू जब रब करता है तो बाल के इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते, वो तेल के साथ घिसता है। वो समझ में आया? लुब्रिकेशन याद है तुझे? अगर तेरे दो मेटल प्लेट्स के बीच में तू तेल लगा दे या ग्रीस लगा दे और इनको ऐसे ऐसे करे, तो क्या घिस रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ तेल के साथ घिस रहे हैं दोनों। क्या दोनों एक दूसरे के साथ घिस रहे? फ्रिक्शन हो रहा है? नहीं। तो जब तूने बाल पे तेल लगाया या तेरे बाल में पानी है, तो जब तू कंघा घिसता है तो वो कंघे में सिर्फ पानी या तेल आता है, वो बाल के साथ तो घिसा ही नहीं। You understand that? And as a result, ये जो सारे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिनन है, ये ड्राई वेदर में खास देखे जाते हैं। कि जब भी विंटर में खास देखे जाते हैं कंबल के साथ। अभी तू ये सीजन में गर्मी में कंबल को ऐसा ऐसा कर, कुछ होगा कंबल के साथ? नहीं, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है एटमॉस्फेयर में। ह्यूमिडिटी की मात्रा बहुत होने से योर फिनोमिना डू नॉट टेक प्लेस, योर फ्रिक्शन डज नॉट टेक प्लेस। ओके, मैं इस आइडिया को इस्तेमाल करके करने जा रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर 10। आर यू ऑल गोइंग टू स्टे विथ मी? I have got numerical number 10 on the roll. I hope you can turn your page to numerical 10. Yes, sir. Okay, what does it say? Let's find out what it says. Numerical 10 is on page 46 or what? Yeah. Yes, sir, 46. Okay, very simple, very simplistic type of sum. No big issue. फॉर्मूला लगाना है और जिंदगी मस्त है। व्हाट डज इट से? इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, पी दिया हुआ है, इज केप्ट
is aligned at 30 degree in the direction of uniform electric field. So theta तुम्हारा 30 degree है. Uniform electric field 5 into 10 raised to 4. Sir, जी. Calculate the magnitude of torque. Yeah. Sorry. वही करना है ना बेटा, और क्या करेगा? The torque on the dipole. Tau bar is P bar cross E bar, जिसका magnitude tau is equal to P E sin theta. P है, E है, theta है. We are all good. E की value 5 into 10 raised to 4, and this is sin 30. I seriously hope you haven't forgotten. 5 4s are 20, minus 9 plus 4 minus 5, and sin 30 is half. So 10 into 10 raised to minus 5. How much? ओ भाई -4. कमाल करते हो आजकल तो माइनस को तो तवज्जो ही नहीं दे रहे हो है. अच्छा, यही संगे संगे फोकस, अटेंशन. Okay, you can say that, but tawajjuh is placing impedance. Yeah, importance. Yes, that would be a good word. Okay, I'm looking at numerical 6, please, and it is a numerical that is going to be done only diagrammatically, absolutely diagrammatically, no doubt so far. तो चार्जेस है 2 माइक्रो, -5 माइक्रो, 2 माइक्रो और -5 माइक्रो, स्क्वायर ABCD. ये सब कुछ एकदम डायग्राम के जरिए ही होगा और ज्यादा कुछ कैलकुलेशन किए बगैर ही इसका आंसर फाइंड आउट किया जाएगा. ए पे कितना है? 2 माइक्रो, ये है -5 माइक्रो, ये फिर से 2 माइक्रो, दैट्स पॉजिटिव. हाँ, एंड ये फिर से -5 माइक्रो. ओके, स्क्वायर ABCD साइड 10 सेंटी, दैट्स 0.1 मीटर. Yeah. All right. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center? नहीं, ऐसा वर्कशीट वाला नहीं था. वर्कशीट में किसी एक वर्टेक्स पे फाइंड करना था, इफ यू रिमेंबर. अच्छा, सिमिलर है. ओके, वी लव सिमिलैरिटीज, डोंट बी. ए पे अरे कितना था ये? 1 माइक्रोकूलम. अच्छा, हाँ, प्लस में सब. अच्छा भाई, पहली बात, ये इस O पे, इस +1 माइक्रोकूलम पे कितने लोग फोर्स मारेंगे? नेट फोर्स फाइंड करना है ऑन O. A मारेगा, B मारेगा, C मारेगा, D मारेगा. पहले A, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को किस तरह का फोर्स मारेगा? रिपल्शन. एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? रिपेल करता है. मैं डायग्राम, absolutely. So this is FOA, force on O due to A. अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज यहां वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा जी? आजा, वेरी गुड. ये है, अरे कहां चला गया? ट्रैक छोड़ दिया उसने. हाँ बेटा, आप ट्रैक छोड़ दिए हैं. FOB, फुट ओवर ब्रिज. अच्छा, ये C पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपल्शन. F, वेरी वेल, OC. एंड ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा? आजा आजा आजा. अब ये पॉजिटिव को थोड़ा दबा देता हूं, ये जगह खा रहा है. FOD. अब तुम बोलोगे सर डायरेक्शन तो आ गए. अच्छा, सबसे पहले देखो FOA का मैग्नीट्यूड. FOA में कौन से चार्जेस? +1 और +2. FOC में कौन से चार्जेस? +1 और +2. तो डोंट यू सी कि मॉड FOA बार इज इक्वल टू मॉड FOC बार, है ना? विच इज K
+5, मैं वैल्यू फाइंड नहीं करूंगा, +1 ओवर डिस्टेंस r का स्क्वायर. कैन आई से द सेम थिंग फॉर FOB एंड FOD? mod FOB bar is same as mod FOD bar, which is k भाई ये FOA और FOC में तो 2 और 1 है ना, ये +5 कहां से आया? 2 और 1 है ना, माइक्रो. इसमें B और D में 5 है. अच्छा, इसमें यहां माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं या क्या? Very good. And since FOA and FOC are equal and opposite, they cancel each other. FOB and FOD are equal and opposite, they cancel each other. So net force on O is, my goodness, check it out people. Okay, भाई अब तक आपने एक चार्ज पे दूसरे चार्ज का फोर्स देखा. अब तक आपने एक पे मोर देन 1 चार्जेस का फोर्स देखा, फील्ड देखा. पर ये तो 4-5 है, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं. पर अगर 1000 चार्ज हो तो क्या करोगे? क्या तुम एक एक करके इन सबका वो लेने जाओगे कंट्रीब्यूशन? नहीं ना. सो इस टाइप के 1000 चार्ज कहां मिलते हैं सर? दिखाता हूं आपको मैं. पहला टाइप का, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें दिस इज अ 1 डिमेंशनल आउटलुक. इफ यू गो टू सी, ये ऐसा 1 डिमेंशनल टाइप का रॉड या वायर है जिसमें चार्ज ही चार्ज भरे हुए, बहुत सारे. ओके, कैन यू सी दिस? इज इट मेकिंग सेंस? ये ऐसा टाइप का, ऐसे शेप का वायर है जिसमें चार्ज ही चार्ज भरे हुए इस पूरे वायर में. एंड इस पूरे का किसी चार्ज पे फोर्स कितना है या कोई पॉइंट पे फील्ड कितना है, वो हमको फाइंड करने को कहा जा सकता है. तो द क्वेश्चन इज हाउ डू वी प्रोसीड? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं इस चीज को लिंक करता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ऑफ लास्ट ईयर. यू रिमेंबर देयर वाज अ सिंगल रॉड. फर्स्ट थिंग वी सॉ, देयर वाज अ सिंगल रॉड एंड वी यूज्ड टू फर्स्ट फाइंड आउट इट्स मास पर यूनिट लेंथ. It was a very important quantity. 1 dimensional medium हो तो we find mass per unit length. अच्छा, suppose disk हो, disk is a 2 dimensional idea, तो हम उसमें find करते थे mass per unit area. And अगर कोई sphere हो, लड्डू, तो 3 dimensional idea, तो that is mass per unit volume. Same idea here. This is 1 dimensional. इसमें क्या होगी? लेंथ. सो वी शैल फाइंड आउट चार्ज पर यूनिट लेंथ. इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी. वी डिनोट इट एज लैम्बडा. लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ को भी लैम्बडा ही बोलते थे. इज चार्ज पर यूनिट लेंथ. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, लैम्बडा is charge upon length. You can write it as delta Q by delta L. Anybody venturing to tell me कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? Charge will be in coulomb, length will be in meter, so its unit is coulomb per meter. ये तो 1 dimensional हो गया. अगर मेरे पास 2 dimensional distribution हो, जिसे मैं कहता हूं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. आई विल शो यू अ डायग्राम आल्सो, नो इश्यूज. ये एक टाइल जैसा या सरफेस जैसा है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज हैं. सर इसको सिग्मा से डिनोट करेंगे. बिल्कुल पीके. सो इसमें हम डिफाइन करेंगे surface charge density, which is the charge per
unit area, and as she rightly said, we are going to denote it by sigma, which is charge upon area. चार्ज कितना है डेल्टा क्यू एंड एरिया कितना है डेल्टा एस. डेल्टा ए बोलो डेल्टा एस बोलो सब सेम ही है. एंड एनीबडी टेलिंग मी कि सिग्मा का ऐसा यूनिट क्या होगा जी? वेरी गुड. ओके, सो वन डिमेंशनल हो, ये हो गया आपका टू डिमेंशनल. वन डिमेंशनल हो तो लैम्बडा फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको यूज करेंगे. टू डिमेंशनल हो तो सिग्मा फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको यूज करेंगे. अब जैसे ये वन डिमेंशनल है तो हम एलिमेंटल क्या लेंगे? लेंथ. यू रिमेंबर एलिमेंटल लेंथ लेंगे हम. यस एब्सोल्युटली. एंड यहां हम क्या लेंगे? एलिमेंटल. क्या बात है, एलिमेंटल एरिया ds या dA. बिकॉज एस लिया है तो एस ले लो तो ds. अच्छा, अगर थ्री डायमेंशनल हो तो जी? माय गॉड, वाह वाह वाह. तो अगर आप आगे बढ़ाना चाहो तो मैं इन दोनों डायग्राम को खींच सकता हूं. आई जस्ट वॉन्ट यू टू राइट दीज टू इक्वेशंस, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स. डन 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 डन. Okay? Yes, sir. Thank you. And now आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर ये एलिमेंटल एरिया लेके फिर क्या करने का, फिर उसके साथ क्या करने का, सब दिखाता हूं. एक एग्जाम्पल लेके, वॉल्यूम वाले का एग्जाम्पल लेके मैं दिखाऊंगा आपको. वैसे डोंट वरी, इसके बेस के ऊपर कोई न्यूमेरिकल बोर्ड की टेक्स्ट बुक में नहीं है. हाँ, जेई में है तो उसमें हम जेई में वो डील करेंगे, बट फिलहाल देखना जरूरी हो जाता. ये है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स गोइंग टू बी 3D. And as my man says, this is a three-dimensional distribution of charge. And यहां पे हम डिफाइन करेंगे volume charge density, which call it rho, and I don't need to define it, right? Rho is charge per unit, which is delta Q by, and what is going to be the SI unit? Coulomb per meter cube. अब तुमने देख लिया, ये देख लिया, हर जगह तीनों का देख लिया. अब हम कुछ वर्कआउट करते हैं. एक छोटा सा एलिमेंटल वॉल्यूम लेता हूं मैं, ये आपके देखने के लिए. कैन यू सी दिस स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम? मैं यहां लिखूं ऐसा एलिमेंटल वॉल्यूम? जरूरत नहीं है ना. आई विल कॉल इट डेल्टा वी. ओके, सो कंसिडर elemental volume delta V. Now, how much is the charge contained in this elemental volume? अरे क्या हुआ, चुप हो गए? सर पता नहीं सर कैसे करना. अच्छा, आपको शायद थोड़ा याद आ जाए, मैं थोड़ा रिवाइज करा दूं. ये जो भी सारी चीजें ना, जब भी लास्ट ईयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किया था, हमने इसको किसी चीज के रेट के साथ, किसी चीज के भाव के साथ हमने कंपेयर किया था. फॉर एग्जाम्पल, हम टमेटोज लेने जा रहे बाजार में एंड हमने जाके वेंडर से पूछा भाई रेट क्या है, और वो कहता है 30 रुपए है. ये 30 रुपए किस एक टमाटर का भाव है? पर केजी, यूनिट का भाव है, एक यूनिट का. अब घर वालों ने बोला भाई 3 किलो टमाटर लाई, तो सपोज आप गए टमाटर लेने और वेंडर ने कहा आपसे भाई 30 रुपया, कोई भाव नहीं करने का भाई, सेम, नो रेट, नो चेंज, नो बार्गेनिंग. तो 3 किलो टमाटर आपको कितने रुपए में पड़ेंगे भाई? नहीं, सबको बहुत अच्छी तरह आता है, सब बहुत बाजार गए, बहुत बहुत आपने टमाटर लाए, पर कैसे किया? Isn't it rate per kg
मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ केजी, है ना, 30 रुपल्ली पर केजी मल्टीप्लाई बाय 3 केजी। अब इसमें और अरिथमेटिकली केजी केजी कट हो जाता है और रुपल्ली बच जाती है कितने, 90। सो ये भी तो भाव ही है। सो रो कूलम पर मीटर क्यूब के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे मात्र कूलम बचे? तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई करूं ना, कूलम पर मीटर क्यूब के साथ अरिथमेटिकली मुझे मीटर क्यूब वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना है, तभी जाके मीटर क्यूब कटेगा और फाइनली कूलम बचेगा। सो एलिमेंटल चार्ज, इजंट इट द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम? इज दिस अग्रीएबल पीपल? Yes, sir. मैं रो के साथ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मुझे चार्ज मिलेगा। सो माय फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, अगर कोई तुमसे कहता कि मेरे पास एलिमेंटल लेंथ है dl और मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा, तो हाउ मच विल बी योर एलिमेंटल चार्ज? शाबाश। मेरे पास एलिमेंटल एरिया है ds and surface charge density is sigma. How much is your elemental charge? My God, expert हो गए आप लोग। Is this absolutely agreeable? बिल्कुल। So फिर से समझा रहा हूं ताकि अच्छी तरह इस चीज का रिलेशन हमको पता चल जाए। तो जब भी तुमको चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हो तो उसे लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज मिलेगा। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिया है तो उसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे चार्ज मिलेगा। सर अब कोई पूछेगा सर चार्ज लेके करना क्या है? ओके, ये भी बताता हूं आपको। ये है पॉइंट लेटस से P, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है चाचा, ये ओरिजिन है आपका। लेटस से दिस इज R बार एंड ये जो P है ना, ये बहुत ही गंदी जगह पे है, यहां पे ले लेते हैं बड़ा R बार। मैं वही नोटेशन यूज कर रहा हूं जो गवर्नमेंट ने यूज किया, टेक्स्ट बुक में यूज हुआ है। अच्छा, ये डेल्टा क्यू चार्ज इतने वॉल्यूम में भरा हुआ है, ये डेल्टा क्यू इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा? अब तुमको ये देखना है R स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस स्क्वायर ना, हमको डिस्टेंस देखना है। तो डेल्टा V से P तक का डिस्टेंस है लेटस से R डैश बार, बराबर। कंसिडर पॉइंट P हैविंग पोजीशन वेक्टर बड़ा R बार, द डिस्टेंस, द वेक्टर फ्रॉम डेल्टा Q to point P is R dash bar. Wow. So electric field at P due to delta Q, भाई ध्यान दीजिए श्रीमान, डेल्टा E बार is K। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे फेमस फॉर्मूला कौन सा है? KQ बाय R स्क्वायर, जन्म सिद्ध हक हमारा। K डेल्टा Q बाय कितना डिस्टेंस महाराज? R डैश स्क्वायर, भाई वेक्टर फॉर्म है R डैश कैप। डेल्टा Q कितना है? रो डेल्टा V, तो K रो डेल्टा V। वाओ लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक एलिमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ऐसी बहुत सारी एलिमेंट्स होती, don't you agree the net electric field would be the summation of all such electric fields? Isn't it agreeable? So let me, I can take this off? Yes, sir, you can do. Sure? आपने लिख लिया? So let me utilize this small space out here. So net electric field at P due to all
such elemental volumes is E bar is summation of delta E bar for all volumes, which is summation for all volumes. कितना है डेल्टा ई बार? के रो डेल्टा वी ओवर आर डैश स्क्वायर. और अगर बहुत सारी हो वॉल्यूम्स तो आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो, नो बिग डील. बट मैंने ये जो किया है वो सिर्फ आपको प्रोसीजर दिखाने के लिए किया है कि पहले डेल्टा क्यू फाइंड किया, फिर इस डेल्टा क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो फाइंड किया, और फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके सारे एलिमेंट्स के लिए मैंने ऑल वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स के लिए मैंने, सॉरी, क्योंकि ये तो सिर्फ एक वॉल्यूम के लिए, ऐसे यहां दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, ऐसे बहुत सारे वॉल्यूम्स होंगे ना. कितने होंगे सर? जितने चाहे उतने ले सकते हैं, 1000 भी हो. हमको लिखना पड़ेगा ना? अगर 10 एक होंगे तो 10 वॉल्यूम लेगा, अगर 100 होंगे तो ये समेशन नहीं रहेगा, फिर वो इंटीग्रल बन जाएगा, है ना. अगर बहुत सारे तेरे पास वॉल्यूम्स हैं तो ये समेशन करके तेरा उद्धार नहीं होगा, तेरे को इंटीग्रल करना पड़ेगा. अग्रीएबल? फेयर इनफ पीपल? मस्त नाम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. भाई ये क्या होता है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स? बताते, सब बताएंगे आपको. पर अब ये शुरू हो गया इस चैप्टर का आखिरी पड़ाव, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ और उनके एप्लीकेशंस. फ्लक्स होता क्या है? सपोज, अच्छा मैं आपको फ्लक्स बताने के पहले, सपोज ये एक टेबल है एंड इस पे दिव्य का बर्थडे है, तो दिव्य ने हमको घर पे बुलाया है और चॉकलेट्स उसकी मम्मी ने बनाई है हमारे लिए, और एक टेबल पे इतनी चॉकलेट्स रखी है, 1 2 3 4 कॉलम है चॉकलेट्स का, और हर कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7 8 चॉकलेट है. कैन यू सी टोटल कितनी चॉकलेट्स है जी? वेरी गुड, शाबाश. 32 चॉकलेट्स. अब मैं क्या करता हूं, मैं एक छोटा सा ट्रे लेता हूं एंड कुछ चॉकलेट्स के ऊपर रख देता हूं. ये मेरा ट्रे है, ओके, ये मेरा ट्रे है लाल कलर का, और मैंने उस ट्रे को कुछ चॉकलेट्स के ऊपर रख दिया. क्या ये ट्रे सारी की सारी चॉकलेट्स को कवर कर पा रहा है? क्या इस ट्रे के रीजन में सारी की सारी चॉकलेट्स आ रही है? नहीं. कितनी आ रही है देखिए जरा. 1 2 3 4 5 6 चॉकलेट्स. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कान खोल के और आंख खोल के ये सुने कि चॉकलेट फ्लक्स इज द नंबर ऑफ चॉकलेट्स contained multiply by the area of the tray. Suppose इस ट्रे का एरिया है let us say A, तो कितनी चॉकलेट्स कंटेन हो गई है इस एरिया में? 1 2 3 4 5 6. सो चॉकलेट फ्लक्स, भाई फाई जो है ना वो फ्लक्स का सिंबल है, ये सी जो है वो चॉकलेट का सिंबल है. कितनी चॉकलेट? 6. और एरिया कितना है? 6 है. तो दिस विल बी चॉकलेट फ्लक्स. इतना ही आसान है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सपोज मेरे पास कोई रीजन है और उसके साथ ई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड है, तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा वो जानने के लिए है. वेरी गुड, इतना ही आसान फंडा उठा रहा हूं. कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? क्या बात है, क्या बात. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, गौर फरमाए, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
associated with any area is called electric flux. A very beautiful definition. And as I said, flux जो है उसका सिंबल है phi, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is, अच्छा ब्लू में लिखना मांगता है, ब्लू में phi is E bar dot S bar, where E bar is the electric field and S bar is the area vector. So here E bar is the electric field and S bar is the area vector. सर एरिया भी वेक्टर होता है? हाँ होता है यार, बताता हूं कैसे फाइंड आउट करने का. एंड आई एम श्योर यू सी दिस डॉट प्रोडक्ट फाई, इसको खोल दूं मैं तो इट विल बी ई एस कॉस थीटा. एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई अब आज की तारीख में. सबसे पहला थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई बार एंड एस बार. ऑलराइट, नाउ एज सिंपल एज इट गेट्स, अगर थीटा 0 है, मैं दिखा देता हूं आपको, थीटा इज 0 मतलब ई बार इज पैरेलल टू एस बार. तो भाई हाउ मच इज कॉस 0? 1 ना, तो phi is E into S. This would be maximum flux अगर E बार और S बार एक ही डायरेक्शन में हो तो. If theta is 90 degree, E bar, perpendicular to S bar. yes, then cos 90 is how much? 0. This is going to be very important क्योंकि बहुत बार ये सिचुएशन आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, कैन यू सी दे आर परपेंडिकुलर, तो हाउ मच विल बी द फ्लक्स एसोसिएटेड? 0. एंड थर्डली, इफ थीटा इज 180 डिग्री, 180 बोले तो ई बार एंटी पैरेलल, Yes, sir. मतलब ई बार और एस बार विरुद्ध दिशाओं में. भाई cos 180 कितना होता है? -1, तो phi Yes. negative flux. This is positive flux, this is negative maximum. So this is the idea of flux. अच्छा, do you remember dot product? ये डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट भी तो कहते हैं, है ना? Scalar product. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स is a scalar quantity. You can see here phi के ऊपर बार नहीं है, is a scalar quantity and SI unit of electric flux. Anybody can tell me, hey, electric field का SI unit क्या? न्यूटन पर कूलम. Newton meter per coulomb. Very good. So it is Newton meter square per coulomb. ये इतना तो आप फटाफट लिख ही लो, 1 2 3 4 जल्दी. फिर मैं आपको एरिया वेक्टर कैसे फाइंड करना ना वो बताता हूं. डन. Yes, sir. इसको नोट में लिखा जाए क्योंकि आज से पहले एरिया वेक्टर तुमको कभी जरूरत नहीं पड़ी है. याद रखना, द एरिया वेक्टर एस बार इज इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सर अर्थात दिखा देता हूं अब भी इसी वक्त. सपोज ये कोई सरफेस है, ओके, ये सरफेस है और ये सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा होगा पता? इस डायरेक्शन में. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस.
ओके अच्छा, अगर सरफेस ऐसी होती तो एरिया वेक्टर किस तरफ होता? तुम बोलोगे सर इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। एक कन्वेंशन पकड़ लो, तुमने इसको ऐसा पकड़ा ना, तो इसको कैसा पकड़ोगे? ऐसा। इज इट एग्रीएबल? अच्छा, अगर ऐसा होता तो सरफेस एरिया वेक्टर कैसा है? हमेशा याद रखना, एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एंड तुम बोलोगे सर आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे ना। हाँ कर सकते थे, पर यूजुअली जो आउटर सरफेस होता है ना, वहीं से हम उसको बाहर निकाल देते हैं। ऐसा होता है, आउटर सरफेस के अंदर जाना अच्छी बात नहीं होती, आउटर सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरह से हम उसको बाहर निकालते हैं। सो द एरिया वेक्टर ऑफ एनी सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। तो अगर सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ये दिखाई दे रहा है आपको, एंड तुमने ये प्लेट ऐसी रखी है, बताओ तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा जी? ये प्लेट ऐसी है, बिल्कुल। towards electric field. So don't you see E bar and S bar are parallel, so maximum flux will be associated here. So maximum flux will be associated है। अगर मैं इस प्लेट को ऐसा कर दूं, तो क्या होगा? Flux zero. Zero flux will be associated. Can I take this off now? मस्त, Yes, sir. एकदम फर्स्ट क्लास चीज है ये। तो Sir, हाँ जी, sir, S bar की डायरेक्शन वैसे ही होते हैं ना, जैसे हम नॉर्मल एक ढूंढते हैं। हाँ हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, बस दैट्स इट। कोई भी हाल में परपेंडिकुलरिटी छोड़नी नहीं है। एंड एज आई सेड, गंदे पीपे डायग्राम, बड़ा सर फिर लंबा लाइन होता ना तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा। अब ठीक है, अब कोई गलती मत निकालना भाई। इस प्लेट का एरिया वेक्टर कैसा जी? Towards the एंड एज अ रिजल्ट ई बार और एस बार परपेंडिकुलर है, सो फ्लक्स इज जीरो। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस, न जीरो न 90 पर कुछ भलता ही भाई। 180. नहीं नहीं नहीं, मैं 180 भी नहीं कर रहा हूं। 180 क्या होगा, इसको ऐसे घुमा देना तो 180 हो गया। कोई बड़ी बहुत बड़ी बात नहीं है वो। बड़ी बात ये है, न जीरो है न 90 है, पर कुछ और ही है, कुछ इस तरीके से है। कैसे बना हुआ, सपोज ये इस तरह का प्लेट रखा है मैंने, यो, तो इस बार एरिया वेक्टर किस तरफ होगा जी? Sir, plane के perpendicular. इसको उड़ा दूं क्या? Yes, sir. एंड एज अ रिजल्ट कैन यू सी कि इस बार जैसे ये फील्ड है, मेरे को मजा नहीं आया इधर। हाँ अब ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार और एस बार में एक एंगल आ जाता है थीटा। कैन यू सी दैट? कैन यू सी? ई बार और एस बार में एक एंगल आ जाता है थीटा, एंड अब इस कॉस थीटा का आइडिया लिया जाएगा। कैन यू सी? यहां पे ऐसा रखा था, तीन तीन फील्ड लाइन पास हो रही थी, तीन तीन फील्ड लाइन एसोसिएटेड थी। ऐसा रखा, कितनी फील्ड लाइन एसोसिएटेड है? 0। पर
अब मैंने ऐसा रखा है, तो कैन यू सी, अब ये 0 फील्ड लाइन, ये 3 फील्ड लाइन, और यहां पे कितनी फील्ड लाइन एसोसिएटेड है एरिया के साथ? 2। कैन यू सी दैट? भाई दिख रहा है ना 2? तो आंसर तो दो भाई, आंसर तो दो। Yes, sir. So 0 field lines linked with the area, and as a result field is 0. यहां 3 field lines Three lines. linked, Linked with area. which is the maximum amount of field lines. You know, everybody is happy. And this is 2 field lines. तो जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस लिंक होगी ना, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा किसी एरिया के साथ। तुम जब 90 डिग्रीज पे रखते हो तो 0 फील्ड लाइन है, फिर जैसे जैसे तुम एंगल घटाते जाते हो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ती जाती है, फ्लक्स भी बढ़ता जाता है। एंड जब तुम एंगल कर देते हो 0, द मैक्सिमम फ्लक्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस प्लेन के साथ एसोसिएटेड होती है। मतलब फ्लक्स इज एक्चुअली द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस associated with any area. So flux, electric flux, is in effect, in reality, the number of field lines, electric field lines linked with any surface. Is this absolutely agreeable, gentlemen? Sure? Okay? भाई कोई शक है? No, sir. ओके, No, sir. वेरी गुड जी। ओके, आई थिंक सबसे ज्यादा फ्लेक्स फर्स्ट का होगा ना. बिल्कुल मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्स, फेयर इनफ। ओके, सो अच्छा, तो मैंने आपको इक्वेशन दिया था फ्लक्स का कि फाई, अच्छा ये याद रखिएगा, वेक्टर इज इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। I equal to S. वेरी गुड। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर बहुत सारे एरियाज हैं, फॉर नंबर ऑफ एरियाज, टोटल फ्लक्स, कभी कभी सिर्फ ये स्मॉल एक्सप्रेशन नहीं चलता, कभी कभी इंटीग्रल भी लेना पड़ता है। इंटीग्रल ई बार Integral डी बार डॉट डी एस बार ओवर ऑल areas. Okay, can you see this? Can you? yes sir. Okay, I am doing the last illustration for the day. Yeah, numerical 15. Please go on to numerical 15 and let's end the day's play. जी 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 इंटीग्रेट में वो yes बस आ गया. जी जी जी, वो डेल्टा एस की जगह डी एस हो गया। Numerical 15, what does it say? Consider a uniform electric field E bar is 3 into 10 raised to 3 I cap Newton per coulomb. I cap along z x axis. What is the flux through a square of 10 centimeter sides whose plane is parallel to the YZ plane? Oh wow. Okay, what is the flux through the same square B wala? Phi dash if the normal makes an angle of 60 degree with the plane. Okay, before doing that I want to find out the area of the square. So the area of the square, I don't think I need anybody's help here. S, isn't it L square area ka? So 0.1 का square 10 raised to minus 2. अच्छा ध्यान से, अब ये स्क्वायर जो है ना, मैं आपके लिए खास ये 3 dimensional कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं। दिस x, दिस y, दिस z। तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखिए आई कैप मतलब अलोंग एक्स एक्सिस है। तुम्हारा जो स्क्वायर है वो YZ प्लेन में है। अगर तुमको ये डायग्राम याद है, दिस इज x y z, एंड वो बुक कहां गई अपनी, वो बुक कहां गई, कहां चली, ये रही आपने कभी कभी रख देते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्स वाई जेड, दिस इज द वाई जेड प्लेन, एंड बुक जो है ना, स्क्वायर जो है वो वाई जेड प्लेन में है। ऐसा भाई इसका एरिया वेक्टर फाइंड करना है,
इसका एरिया वेक्टर, आई होप यू रिमेंबर, इज परपेंडिकुलर टू द एरिया. along I cap. कौन से एक्सिस के अलोंग जा रहा है वो? X-axis. So if you want me to make a diagram, this is the square this is looking good. तो इसका एरिया वेक्टर is along the x axis. Wow. So wait, what is the angle between S bar and E bar? 0 Oh, is it true? So S bar, maximum plus. So area vector S bar is area कितना 10 raised to minus 2 I cap मीटर स्क्वायर. तो आपके पहले शॉट में A में इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is E bar dot S bar, which is 3 into 10 raised to 3 I cap dot 10 raised to minus 2 I cap. By I cap dot I cap 1, 3 minus 2. So मेरा फ्लक्स आ चुका है 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. एंड सेकेंड शॉट में I will not need vector form electric flux in the second shot. Now they've given me that angle is 60 degree. So phi is E S cos theta. E कितना 3 into 10 raised to 3. S कितना 10 raised to minus 2. And cos 60. By cos 60 is how much? Thanks. Phi dash. Let's call it phi dash. So phi dash is 15 Newton meter square per coulomb. I think next lecture में गॉस लॉ करेंगे और धमाधमी मचा देंगे. इट्स अ वेरी लवली आइडिया. सो स्टे ट्यून्ड. देखते रहे, काम करते रहे. यू स्टे सेफ. बाय बाय.